हाँ, इसको बढ़िया से लिख लीजिए, अगर गलत लिखे होंगे तो। Q इज इक्वल टू के आई ए लिखे थे डार्सिस लॉ, ठीक है, डिपेंड करता था तीनों पे। उसके बाद हम लोग निकाले थे वेलोसिटी, सी पे एक वेलोसिटी निकाले थे जो होता था Q बाई ए, ठीक है। तो Q बाई ए में हम लोग क्या देख, ये सब लिख लिए थे ना, वेलोसिटी, सीपेज वेलोसिटी, डार्सिस लॉ और कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी और फॉलिंग हेड परमेबिलिटी। यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक में कोई डाउट है? कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी और फॉलिंग हेड परमेबिलिटी, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? फिर उसके लिए फिर दो फार्मूला देखे, एलन हेजन और कोजनी-कारमान मेथड। इसमें दो फार्मूला देखे जिसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, डिपेंडेबिलिटी भी पूछता है। फिर उसके बाद हम टेस्टिंग देखेंगे। टेस्टिंग में देख रहे थे कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी और फॉलिंग हेड परमेबिलिटी, जो कि हमारा लैब मेथड था। आज हम देखेंगे फील्ड मेथड। फील्ड मेथड फील्ड मेथड में हमारा पंपिंग इन टेस्ट होता है और पंपिंग आउट टेस्ट होता है। फील्ड मेथड में पंपिंग इन टेस्ट होता है और पंपिंग आउट टेस्ट होता है। फील्ड मेथड में पंपिंग इन टेस्ट, पंपिंग आउट टेस्ट। घर में जाके नोट्स को एक बार रीड मारिएगा, उसके बाद ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा क्वेश्चंस वगैरह बनाने में। ऑनलाइन में वॉइस क्लियर है ना? हाँ, पंपिंग इन टेस्ट और पंपिंग आउट टेस्ट बचा है। देखिए, वो पंपिंग इन टेस्ट, पंपिंग आउट टेस्ट नाम याद रखिएगा, ठीक है। उसका जो प्रोसेस है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा करते भी नहीं थे। क्या करते हैं कि हम लोग 3 वेल बनाते हैं कुआं जैसा। एक यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, एक वेल यहाँ पे बना दिए, यहाँ पे एक वेल बना दिए, एक वेल यहाँ से 100 मीटर दूरी इधर पे बना दिए, एक 100 मीटर दूरी इधर पे बना दिए, ठीक है। एक वेल यहाँ पे बना दिए 100 मीटर दूरी पे, और एक वेल बना दिए यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे, ठीक है। यहाँ पे वाटर का लेवल रहा होगा कुछ, यहाँ पे वाटर का लेवल रहा होगा कुछ भी, इसका ग्राउंड लेवल के हिसाब से। इधर नीचे इसका ग्राउंड लेवल रहा होगा, वाटर टेबल इधर नीचे पे रहा होगा कुछ। जो कुआं होता है, कुआं के नीचे से पानी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इधर कुआं है, कुआं से हम पानी निकाल रहे हैं, तो वो अलग अलग स्ट्रेटिफाइड होगा, ठीक है। उसको थोड़ा सा आगे जाएंगे तो और देखेंगे। तो क्या होता है कि बीच वाले कुएँ, यहाँ से हमारा वाटर टेबल आ जाता है, यहाँ से हमारा जो वाटर टेबल है इस लेवल पे है कुआं का, ठीक है। तो कुआं का वाटर टेबल इस लेवल पे है। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग पानी को निकालते हैं पंप के थ्रू, ठीक है। पंप के थ्रू हम लोग अच्छा बड़ा पंप लगा लेते हैं। बड़े पंप के थ्रू हम लोग यहाँ से पानी को डिस्चार्ज करते हैं। तो पानी को जब हम डिस्चार्ज करते हैं तो पानी का जो लेवल है, यहाँ से ज़्यादा पानी निकलेगा, यहाँ से कम निकलेगा, ठीक है। तो पानी का लेवल यहाँ से तो डाउन हो ही रहा है, पानी का लेवल यहाँ से कंटिन्यू हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, और मेज़र करते हैं कि इसका जो डिस्टेंस वाला पार्ट है, यहाँ से आर रेडियस में लेते हैं, इसको भी आर रेडियस में लेते हैं कुछ डिस्टेंस में, ठीक है, कुछ डिस्टेंस में। फिर यहाँ पे वाटर टेबल कितना कम हो रहा है, यहाँ पे वाटर टेबल कितना कम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कितना वाटर टेबल कम हो रहा है, उसके हिसाब से हम परमेबिलिटी निकाल लेते हैं। यहाँ से का डिस्चार्ज पता होता है, यहाँ का डिस्चार्ज पता होता है, इस
वेल का हमको डायमीटर वगैरह पता होता है और कितना पानी नीचे गया कितना समय में, इसमें कितना समय में कितना पानी नीचे गया, उस टाइप से हम लोग पंपिंग आउट टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, पंपिंग इन टेस्ट में क्या करते हैं, वेल होता है उसमें हम लोग पानी को डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कितना हमारा वो हुआ, पानी कितना नीचे जा रहा है। ठीक है, कितना पानी को वो सोख रहा है। तो ये पंपिंग इन टेस्ट है, पंपिंग आउट टेस्ट है। नाम याद रखिएगा, इसका फार्मूला वगैरह लंबा चौड़ा है, एग्जाम में आता नहीं है और पूछा भी नहीं है। ठीक है, बस नाम याद रखिएगा, पंपिंग इन टेस्ट और पंपिंग आउट टेस्ट दो ठो फील्ड मेथड है। ठीक है, आता है फॉलिंग हेड और कांस्टेंट हेड। उसके बाद आगे आते हैं पंपिंग इन टेस्ट पंपिंग आउट टेस्ट के बाद परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल। परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल, परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल, परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल। तो परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल में स्ट्रेटिफाइड क्या होता है, लेयर बाय लेयर। ठीक है, जैसे बोरिंग के लिए हम लोग डालते हैं ना, पाइप डालते हैं, तो सबसे ऊपर में देखेंगे लाल मिट्टी निकलता है, फिर थोड़ा नीचे जाएंगे कहीं पे काला मिट्टी निकलता है, फिर कहीं पे जाएंगे तो वो रॉक निकलता है, फिर कहीं पे जाएंगे तो वो फिर और दूसरे कलर का मिट्टी निकलता है, भूरा भूरा निकलता है। मतलब हर जगह 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 पे डिपेंड करेगा वो कौन से कलर का निकल रहा है। तो बोरिंग जब होता है तो देखे होंगे, जब हाई मतलब 300 फीट 400 फीट का बोरिंग जाता है तो ऊपर लेयर में या फिर कहीं पे लेयर में कुछ अलग कलर का सॉइल निकलेगा, फिर नीचे जाएंगे अलग कलर का निकलेगा, फिर नीचे जाएंगे अलग निकलेगा, फिर नीचे जाएंगे रॉक निकलेगा, फिर कहीं पे मुरुम टाइप का निकलेगा, कहीं पे एकदम फाइन निकलेगा, कहीं पे चिकनी मिट्टी निकलेगा। तो जो सॉइल है वो लेयर में डिवाइड रहता है ऐसे। इसको लेयर 1 बोल दिए, इसका परमेबिलिटी कुछ होगा, अलग टाइप का सॉइल होगा। ठीक है, मान लो कि ये मुरुम है तो मुरुम का हो गया अलग, उसका परमेबिलिटी K1। एक लेयर 2 हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया। ठीक है, ये पहला लेयर हो गया। लेयर 1 का हो गया मान के चलिए परमेबिलिटी, जो कि मुरुम टाइप का है। दूसरा है सिल्ट जैसा हो गया, तो सिल्ट जैसा हो गया तो इसका परमेबिलिटी हम लोग मान के चलते हैं K2 है। फिर वैसे ही नीचे गए, तीसरा जो लेयर मिला, तीसरा लेयर में हम लोग मान के चलते हैं अलग टाइप का सॉइल है, इसका जो परमेबिलिटी है K3 है। ठीक है, हम लोग इसमें देख रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि इसका जो थिकनेस है, इसका जो थिकनेस है या फिर इसका जो हाइट है उसको हम लोग बोल दिए H1 बोल दिए। इस सॉइल का जो हाइट है उसको बोल दिए H2। इस सॉइल का जो हाइट है उसको बोल दिए H3। ऐसे कंटिन्यू होने जाएगा। ठीक है, H4 रहेगा तो H4, उसका जो परमेबिलिटी रहेगा वो K4। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल में, परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल में उसका इक्विवेलेंट परमेबिलिटी हमको निकालना होगा। परमेबिलिटी ऑन स्ट्रेटिफाइड सॉइल, परमेबिलिटी ऑन स्ट्रेटिफाइड सॉइल, परमेबिलिटी ऑन स्ट्रेटिफाइड सॉइल। तो इसमें जब हम डिस्चार्ज डालते हैं, ठीक है, ये हमारा उसी के थ्रू निकलता है, डार्सिस लॉ लगाते हैं। ठीक है, डार्सिस लॉ लगाते हैं, Q = KIA। ठीक है, तो Q = K क्या हो जाएगा, K I क्या होता है, हेड अपॉन लेंथ, और सबका यूनिट एरिया ले लिए। अब हम लोग इसमें पानी डाल रहे हैं, तो इसमें जो पानी का फ्लो है दो तरह से हो सकता है, या तो ऊपर से जाएगा या तो इधर से जाएगा। ठीक है, तो दोनों का इफेक्ट अलग अलग रहता है। ठीक है, पानी या तो इधर से आएगा, हम लोग बोरिंग कर रहे हैं तो पानी ये क्या बोलते हैं, ऊपर से पानी आ रहा है। ठीक है, ऊपर से पानी आ रहा है, तो ऊपर से पानी आ रहा है, तो ऊपर से पानी आ रहा है तो वो डाउनवर्ड ही फॉल होगा, यहाँ से पानी गिरेगा, जो भी डिस्चार्ज होगा यहाँ से जाएगा, तो वो यहाँ से जो डिस्चार्ज आएगा वही डिस्चार्ज यहाँ से जाएगा, वहीं से डिस्चार्ज ये आएगा, सेम डिस्चार्ज आएगा। एक होगा ये। ठीक है, तो पानी का फ्लो जो है वो वर्टिकल है मान के चलते हैं। ठीक है, एक होता है वर्टिकल फ्लो और एक होता है हॉरिजॉन्टल फ्लो। पैरेलल और
परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल ऐसा है और पानी का फ्लो कैसा है, जो लेयर है वो ऐसा डिवाइड है, ठीक है, जो लेयर है वो ऐसा डिवाइड है अलग अलग, और पानी का जो फ्लो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है। और एक लेयर ऐसा रहेगा, उसमें कैसा रहेगा, पानी के पैरेलल, ये जो स्ट्रेटिफाइड सॉइल है उसका पैरेलल हो जाएगा। यही चीज़ अगर ऐसा होगा, सॉइल का स्ट्रेटिफाइड ऐसा होगा, ये हो गया K1, ये हो गया K2, ये हो गया K3, तो ये इसमें अब क्या हो जाएगा, ये वाला जो डिस्चार्ज है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। दोनों में समझ रहे ना, एक होगा पैरेलल, जब वाटर का फ्लो कैसा होगा, पैरेलल। तो पहला हेड परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल में पहला हेडिंग डालेंगे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, स्ट्रेटिफाइड सॉइल, हमारे पास जो सॉइल है वो अलग अलग लेयर में है, तो उसमें इक्विवेलेंट परमेबिलिटी क्या होगा, हमारे पास सॉइल जो है वो अलग अलग लेयर में है, उसका इक्विवेलेंट परमेबिलिटी क्या होगा। तो इक्विवेलेंट परमेबिलिटी कैसा होगा, उसके लिए देखते हैं, दो टाइप का देखते हैं। एक तो इसके पैरेलल होगा डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज इसके, एक तो इसके परपेंडिकुलर डिस्चार्ज होगा और एक डिस्चार्ज इसके पैरेलल होगा। तो पहला हेडिंग डालेंगे एवरेज परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इन विच फ्लो इज, शॉर्ट में लिख लीजिए, व्हेन द फ्लो इज पैरेलल टू द बेंडिंग प्लेन, बेडिंग प्लेन, व्हेन soil is soil in which flow is parallel, soil in which flow is parallel, soil in which flow is parallel to the bending plane, to the bending plane, बेडिंग प्लेन, बेडिंग प्लेन, बेडिंग, बेडिंग, वो बेड वाला बेडिंग, हाँ बेडिंग प्लेन, बेडिंग प्लेन। एक तो ये हो गया, उसका डायग्राम कैसे बनेगा, जो लिखे हैं पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन, टू द बेडिंग प्लेन, इसमें कैसा होगा, ये हो गया K1, ये हो गया K2, ये हो गया K3। अब पानी का फ्लो कैसा होगा, डिस्चार्ज ऐसा, ठीक है, पानी का डिस्चार्ज होगा ऐसा। तो इसमें पानी क्या बह रहा होगा, Q1, इसमें Q2, इसमें Q3, ठीक है। जो टोटल पानी है वो Q1, Q2, Q3, और तीनों Q को मिला के क्या हो रहा होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 मिला के Q डिस्चार्ज हो रहा होगा। चलिए उसको वन बाय वन देखते हैं। और एक, ठीक है, पैरेलल टू द बेडिंग, पहला हेडिंग क्या दे ले, पहला हेडिंग क्या दे ले, स्ट्रेटिफाइड सॉइल हम लोग देख रहे हैं। स्ट्रेटिफाइड सॉइल में पैरेलल टू द बेडिंग, पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन, पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डिस्चार्ज है, यहाँ से Q1 जा रहा होगा इस प्लेन से, इस प्लेन से Q2 जा रहा होगा, इसमें से Q3 जा रहा होगा। इसमें से देखिए, यहाँ से जो Q आएगा वही Q इसमें से पास होगा, वही Q इसमें से पास होगा जब परपेंडिकुलर होगा। तो दोनों में अंतर समझे, ठीक है। अब देखिए इसमें हेड क्या होगा, उसके बाद जो सॉइल है, सॉइल अंदर की तरफ जो गया हुआ है, ठीक है, अंदर के, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम कैसे देखेंगे, ये जो सॉइल है ये अलग अलग स्ट्रेटिफाइड सॉइल है, एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गया, ठीक है, ये तीनों लेयर है। यहाँ से डिस्चार्ज जा रहा है Q, तो इसको क्या मिल रहा है, जो इसका एरिया है ये वाला पोर्शन मिल रहा है। अगर हम इसको देखें, यहाँ से 3 लेयर में जा रहा है, ठीक है, इसमें से डिस्चार्ज जा रहा 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 है। तो इसमें से जो डिस्चार्ज जा रहा है इस वाले सेक्शन से, तो ये वाला सेक्शन हमको तो बस इतना ही दिख रहा है सामने से, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा हमारा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा क्या होगा, ये इंटू ये, यही होगा, समझ पा रहे हैं। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, इसमें से जो पानी जा रहा है, इसमें से जो पानी जा रहा है उसको कितना क्रॉस सेक्शन मिल रहा है, ये क्रॉस सेक्शन मिल रहा है,
इधर से जो पानी जा रहा है उसको ये क्रॉस सेक्शन मिल रहा है, ये क्रॉस सेक्शन मिल रहा है मतलब कि ये और अंदर की तरफ है। समझ पा रहे हैं? ये यूनिट, ये जो इसका जो डेप्थ है, ये वाला जो थिकनेस है H1, ये वाला H2 और ये वाला H3, ठीक है। अलग अलग थिकनेस है, अलग अलग थिकनेस है। इसका H1 है, इसका H2 है और इसका H3 है। अंदर की तरफ हम लोग मान के चलते हैं कि 1 यूनिट है, हम लोग को दिख नहीं रहा है, हम लोग को दिख नहीं रहा है अंदर वाला पोर्शन। इसमें भी हम लोग को अंदर वाला पोर्शन दिख नहीं रहा है, तो अंदर के साइड जो गया हुआ है, अंदर की साइड जो गया हुआ उसको हम लोग ले लिए 1 यूनिट, ठीक है। थिकनेस के अलावा ये थिकनेस H1, H2, H3 इसमें भी है, H1, H2, H3 इसमें भी है। इसमें पानी कैसे पास हो रहा है? ऊपर से पास हो रहा है, तो इसमें से Q1 जाएगा, इसमें से भी Q1 जाएगा, इसमें भी Q1 जाएगा। लेकिन पानी जब इसमें से पास होगा तो इसमें से Q1 जाएगा, इसमें से अलग जाएगा, इसमें से अलग जाएगा। ये चीज़ समझ में आया तीनों। उसके बाद इसका जो विड्थ है, इसका जो अंदर की तरफ जो पोर्शन है, इसका जो अंदर की तरफ वाला पोर्शन है उसको हम लोग 1 यूनिट लेके चल रहे हैं। अंदर की तरफ जो पोर्शन है उसको हम लोग 1 यूनिट लेके चल रहे हैं तीनों में, ठीक है। अंदर की तरफ का जो पोर्शन है 3D में उतना अच्छा डायग्राम बनता नहीं है, इसको हम लोग ले लिए 1 यूनिट, ठीक है। अंदर की तरफ का पोर्शन को हम लोग ले लिए 1 यूनिट। यहाँ तक का क्लियर है चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ तक का चीज़ें क्लियर है। अब देखिए H1, H2, H3, H है, इसको T1, T2, T3 कर लेते हैं, ठीक है। थिकनेस हम लोग ले लेते हैं, यहाँ भी हेड है, यहाँ भी हेड, ये हेड नहीं है, यहाँ पे जो H है वो हेड नहीं है, यहाँ पे जो H है वो थिकनेस है, यहाँ पे जो H है वो क्या है? हेड है। तो इसको हम लोग T नाम दे देते हैं, जो थिकनेस है उसको T1, T2, T3 कर देते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यहाँ भी जो हेड हाइट है, इसका जो थिकनेस है उसको T1, T2 और T3 का नाम दे दिया, ठीक है। H1, H2, H3 करते तो यहाँ पे हेड हमको देना पड़ता। यहाँ तक का समझ गए ना? दोनों में क्या अंतर है? दोनों में पानी का जो पासिंग है सिस्टम वो अलग है, उसमें डिस्चार्ज सेम होगा, और इसमें क्या चीज़ सेम होगा उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए देखिए ये पाइप है, इसमें से पानी जा रहा है, यहाँ पे हेड था H1, यहाँ पे जो हेड था, ये जो हेड है ना, ये पानी का हेड है, ठीक है। ये पानी का हेड है, ये पानी का हेड है, ये पानी का हेड है। जब Q1, Q2 इसमें पानी से एक साथ निकलेगा, यहाँ से इसमें से हम लोग मान के चल रहे हैं कि एक साथ हमको, इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, इसमें एक साथ एंटर कर रहा है। तो एंटर कर रहा है तो इसमें अलग डिस्चार्ज जा रहा है, इसमें अलग डिस्चार्ज जा रहा है, इसमें अलग डिस्चार्ज जा रहा है। तो यहाँ से जो पानी उतर रहा है, यहाँ से जो पानी का जो लेवल डाउन होगा, यहाँ से जो पानी का लेवल डाउन होगा, एक साथ Q1, Q2, Q3 चलेगा। यहाँ से Q1, Q2, Q3 एक साथ जाएगा। तो यहाँ से जो हेड है वो एक साथ नीचे उतरेगा, समझ पा रहे हैं? यहाँ से जो हेड है इसमें और इसमें तीनों में एक साथ पानी जाएगा, तीनों में एक साथ पानी जाएगा। तो यहाँ से जो हेड है वो एक साथ उतरेगा, ठीक है। पानी यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तक पानी पहुँचेगा, यहाँ तक पानी पहुँचेगा Q1, Q2 और Q3 यहाँ तक पहुँच गया, Q1, Q2 और Q3 यहाँ तक पहुँच गया।
इसका हेड यहाँ तक डाउन होगा कहीं तक, ठीक है। फिर Q1 Q2 Q3 यहाँ से निकल रहा है, तो इसका हेड जो है वो नीचे एक साथ ही रहेगा। यहाँ से निकलेगा तो अलग तो नहीं है, यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन होगा, यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से डाउन होगा, यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से डाउन होगा, ऐसा है। या फिर तीनों जगह से एक साथ निकलेगा और यहाँ से एक साथ डाउन होगा, वही है, एक साथ एंट्री करेगा और एक साथ यहाँ से निकलेगा। उसके प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन यहाँ से जब एंट्री किया, यहाँ से जब एंट्री किया तो वहाँ से जो हेड है वो एक साथ नीचे आएगा। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारा जो हमारा पानी का जो फ्लो है वो पैरेलल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हेड है, जो हेड नीचे आ रहा है, जो हेड नीचे आ रहा है, हेड लॉस हो रहा है। H1 - H2 करेंगे तो जो हेड है ये जो H है, यहाँ से जो इसको हेड मिल रहा था वो हेड एक साथ नीचे आ रहा है। तो हम लोग इसमें Q1 में बात करें या Q2 में बात करें या Q3 में बात करें, तीनों में हेड क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। यहाँ पे वो लगा देते हैं, यहाँ पे हम लोग डार्सिस लॉ लगाएंगे। तो यहाँ पे डार्सिस लॉ लगाएंगे तो Q1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K1 इंटू H1 फिर A1, यही है, अपॉन L1। इसमें Q2 की क्या लिख सकते हैं, K2 H2 A2 अपॉन L2। Q3 क्या लिख सकते हैं, K3 H3 A3 अपॉन L3, यही लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं। अब उसके बाद जो हमारा इक्विवेलेंट Q है, इक्विवेलेंट Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू KIA लिख सकते हैं, या फिर K इंटू H इंटू A अपॉन L, ये लिख सकते हैं। जो इक्विवेलेंट Q है, इक्विवेलेंट Q है, इसको लिख सकते हैं KHA अपॉन L। और जो Q है, जो टोटल इक्विवेलेंट Q है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर है। जो इक्विवेलेंट Q है वो किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर है। तो जो Q है वो किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर है Q, ठीक है, इज इक्वल टू KHA अपॉन L। फिर नीचे देखेंगे Q1 का वैल्यू कितना है, K1 H1 इंटू A1 अपॉन L1 प्लस K2 H2 A2 अपॉन L2 प्लस K3 H3 A3 अपॉन L3 इज इक्वल टू KHA अपॉन L। इसमें तीनों में क्या सेम है, हेड सेम है। तीनों में क्या क्या सेम है, ये वाला जो हेड है Q1 के पास भी सेम हेड मिलेगा, Q2 के पास भी सेम हेड मिलेगा, और Q3 यहाँ से जब पानी एंटर करेगा तो यहाँ पे हेड एक ही रहेगा, यहाँ पे हेड एक ही रहेगा। फिर पानी वहाँ से निकलेगा तो भी यहाँ पे हेड एक ही रहेगा। तो Q1 की बात करें या Q2 की बात करें या Q3 की बात करें, तीनों में क्या सेम रहने वाला है, हेड सेम रहने वाला है, ठीक है। अगर पैरेलल बेडिंग है तो हमारा क्या है, सेम रहेगा, हेड सेम रहने वाला है। तो हेड सेम रहेगा तो तीनों का H1 इज इक्वल टू H2 इक्वल टू H3 इक्वल टू H लिख सकते हैं, H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू H3 इक्वल टू H लिखा जा सकता है। तो तीनों में से H कट जाएगा, तीनों में से H कट जाएगा, ठीक। अब एरिया का बात किया जाए, ठीक है, तीनों में से H कैंसिल हो गया। फिर एरिया, एरिया क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सॉइल था, ये हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सॉइल था, 1 2 और 3 लेयर में था। तो इसको एरिया क्या मिलता था, क्रॉस सेक्शन एरिया, पानी इधर से जा रहा है तो T1 इंटू इधर के साइड कितना यूनिट है, 1। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, थिकनेस इंटू 1, थिकनेस इंटू 1 लिख सकते हैं, थिकनेस इंटू 1 लिख सकते हैं एरिया को। और लेंथ, लेंथ मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, तीनों में सेम है। L1 का बात किया जाए या L2 का बात किया जाए या L3 का बात किया जाए, तीनों का जो लेंथ है वो क्या है, हमारा सेम है। तो L1 या फिर L2 या फिर L3 का बात किया जाए तो तीनों में से L क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा और कट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक का चीज़ें क्लियर है। उसके बाद K1 की जगह K1 लिख सकते हैं, A1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग,
T1 इंटू एरिया क्या लिख सकते हैं, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसमें जो पानी जा रहा है उसमें उसको क्या क्रॉस सेक्शन में एरिया मिल रहा है, T इंटू 1, T1 इंटू 1, T1 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा T1 इंटू 1, तो T1 लिख दिया, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ T2 इंटू K2 इंटू T2, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं T3 इंटू K3 इज इक्वल टू क्या है हमारा K। ए को क्या लिख सकते हैं, इसका टोटल थिकनेस हम लोग T मान लिए, टोटल थिकनेस को हम लोग T मान लिए, तो टोटल थिकनेस को T1 प्लस T2 प्लस T3 मान सकते हैं। ठीक है, टोटल थिकनेस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का थिकनेस T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 प्लस T2 प्लस T3, यही होगा, यही होगा। फिर हमको निकालना है इक्विवेलेंट के, इक्विवेलेंट के का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इस पूरे को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा K1 T1 प्लस K2 T2 प्लस K3 T3 अपॉन प्लस T2 प्लस T3। हाँ, वो इक्विवेलेंट के का फॉर्मूला है, उसको याद रखिएगा, वही इंपॉर्टेंट है, ये बीच का चीज़ आएगा नहीं, बस समझने के लिए था। यहाँ से सवाल आते ही आते हैं ना, ये एक यहाँ से K1 निकालने के लिए या तो यहाँ से K1 निकालने के लिए, वो आता ही आता है एग्ज़ाम में। हाँ वही सब किए हैं, हाँ उधर कर दीजिए। तो इक्विवेलेंट फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इसके लिए ना यहाँ पे लिख देता हूँ K इज इक्वल टू K1 T1 प्लस K2 T2 प्लस K3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको रट लीजिएगा। पैरेलल है तो ऐसे होगा, और ये दोनों पैरेलल नहीं है, इसमें है, ठीक है, यहाँ से डिस्चार्ज जाएगा तो क्या सेम रहेगा, यहाँ पे अगर हम पानी का हेड माने, यहाँ पे पानी का अगर हेड मानते हैं और यहाँ से डिस्चार्ज क्यों निकलता है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो पानी का हेड अलग रहेगा, फिर यहाँ से पानी यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे हेड अलग रहेगा, पानी यहाँ से यहाँ पे पहुँचेगा तो हेड अलग रहेगा। समझ पा रहे हैं इसको। और क्या सेम रहने वाला है, डिस्चार्ज, जो पानी यहाँ से जाएगा वही पानी यहाँ से पास होगा, उतना ही पानी यहाँ से पास होगा, जो एंट्री कर रहा है वही तो निकलेगा, जितना आ रहा है उतना ही तो जाएगा। ठीक है, जितना आ रहा है उतना ही तो जाएगा, एक्स्ट्रा तो नहीं जाएगा और कहीं से। ठीक है, तो जितना आ रहा है उतना ही जाएगा, उसमें क्या चेंज रहेगा, हमारा हेड लॉस चेंज रहेगा, यहाँ पे हमारा जो हेड है वो चेंज रहेगा। तो इसमें क्या चीज़ सेम रहने वाला है, क्यू सेम रहने वाला है। तो वैसा ही उसको सॉल्यूशन होगा, यही वाला जो फार्मूला है उसको करने के बाद, यही वाला फार्मूला इसको लगाने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, हेड का वैल्यू को सम करना पड़ेगा। क्यू तो सेम है, क्यू तो सेम है, ठीक है, क्यू तो सेम है, हेड अलग अलग है, तो वहाँ से हेड कैलकुलेट करेंगे। तो हेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए क्यू इंटू एल क्यू इंटू ए क्यू इंटू एल अपॉन के इंटू ए, यही होगा। वहाँ से करेंगे तो ठीक है, तो अलग अलग हेड का अलग अलग होगा, H1 प्लस H2 प्लस H3 होगा जब, और Q हर जगह पे सेम रहने वाला है, लेंथ सेम रहने वाला है, K1 और A1 अलग अलग रहने वाला है। समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो हेड अलग अलग रहने वाला है। तो ये तो हमारा इक्विवेलेंट हेड हो गया, ये हमारा इक्विवेलेंट हेड हो गया। H1 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q सेम रहेगा, Q सेम रहेगा, लेंथ सेम रहेगा, K1, ठीक है। H1 का बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, K1। एरिया क्या होगा, इसमें एरिया क्या होगा, जिसमें पानी फ्लो हो रहा है, इसमें पानी फ्लो हो रहा है,
तो पानी फ्लो हो रहा है तो कौन सा क्रॉस सेक्शन मिल रहा है इसको? T1 इंटू या L1 इंटू, अच्छे से देखिए, इसमें पानी फ्लो हो रहा था इधर से, तो क्रॉस सेक्शन कौन सा मिल रहा था? ये वाला, T1 इंटू 1। अब पानी फ्लो किधर से हो रहा है? परपेंडिकुलर टू द बेड, परपेंडिकुलर टू द बेड। अब पानी इधर से पास हो रहा है, पानी इधर से पास हो रहा है, तो पानी इधर से पास हो रहा है, पानी इधर से पास हो रहा है, तो कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया मिलेगा? ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया मिलेगा। हाँ हाँ, क्यू डिस्चार्ज तो मिलेगा, तो इसको कौन सा सरफेस एरिया मिलेगा? ये वाला L1 इंटू, ये अंदर की तरफ 1 है, ये हमको ऐसा दिख रहा है, ठीक है, हमको बस ये वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको मान के चलिए ऐसा, ठीक, ये ऐसा। तो पानी पहले फ्लो हो रहा था इस डायरेक्शन से, इसको मान लिए थे T1, इसको मान लिए थे T2 और नीचे वाले को मान लिए थे T3। तो पानी इधर से फ्लो हो रहा था और अंदर के डायरेक्शन को हम लोग मान लिए थे 1। पानी इधर से जब फ्लो हो रहा था तो उसको कौन सा क्रॉस सेक्शन मिल रहा था? ये वाला क्रॉस सेक्शन मिल रहा था, ये वाला क्रॉस सेक्शन मिल रहा था। इसी क्रॉस सेक्शन में पानी जा रहा था, इस क्रॉस सेक्शन में जा रहा था, तो इसका थिकनेस इंटू अंदर की तरफ वाला मिल रहा था, इसका थिकनेस इंटू अंदर की तरफ वाला, इसी में पानी जा रहा था उस केस में। अभी पानी किधर से आ रहा है? ऊपर से आ रहा है, तो उसको कौन सा क्रॉस सेक्शन मिल रहा है? ये वाला और अंदर की तरफ वाला। कौन सा क्रॉस सेक्शन मिल रहा है? क्रॉस सेक्शन एरिया, ये लेंथ और अंदर की तरफ 1, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन एरिया L इंटू 1, ठीक है, L इंटू 1। अब देखिए यहाँ पे जो लेंथ है, यहाँ पे जो लेंथ है, अब हमारा जो पानी फ्लो हो रहा है, ऐसे पानी फ्लो हो रहा है, तो सॉइल के अंदर उस टाइम कैसे फ्लो हो रहा था? ऐसे। तो पानी का जो फ्लो है सॉइल में हम लोग देखते हैं, वो लेंथ देखते हैं, तो वो लेंथ देखते हैं। तो अभी यहाँ पे जो L है वो L ना करके क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू, इसके लिए देख लेते हैं, हेड है, यहाँ से जो इस पानी को जो हेड मिलेगा वो है हमारा हेड, पानी को जो हेड मिल रहा है वो है हेड। क्यू डिस्चार्ज इसमें से नीचे जा रहा है, क्यू डिस्चार्ज इसमें से नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो KI A यही हो जाएगा। क्यू डिस्चार्ज हो गया Q, K का वैल्यू हो गया K, I का वैल्यू क्या होता है? I का वैल्यू क्या होता है? I का वैल्यू H/L। यहाँ पे L क्या होता था? लेंथ, जिसमें लेंथ किसका? वाटर का पाथ का, वाटर पाथ का, जिसमें वाटर लेंथ ट्रेवल किया है, ठीक है। तो इस स्पेसिफाइड में इस जो ये वाला जो लेयर है, ये वाला जो लेयर है, इसमें कितना डिस्टेंस पानी ट्रेवल कर रहा है? T1। उसमें कितना ट्रेवल कर रहा था? L, ठीक है। यहाँ पे कितना ट्रेवल कर रहा था? L। इसमें अगर L तो सबका लेंथ बराबर था, L था, इसका भी L था, इसका भी L था, उसका भी L था। लेकिन इसमें इसे पानी कितना ट्रेवल कर रहा है? इसमें T1, इसमें T2, इसमें T3, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझ गए ना, कहाँ पे L होगा, कहाँ पे T होगा। डेराइव नहीं करना है हमको, फाइनल आंसर हमको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा T1, यहाँ पे हो जाएगा T1, यहाँ पे L इंटू 1। H1 की बात किया जाए तो, H2 का बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? H2 हेड, सेकेंड हेड में डिस्चार्ज तो सेम रहने वाला, जितना पानी आया उतना ही पानी जाएगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज सेम रहने वाला है। क्यू कितना ट्रेवल किया दूसरे में? T2 अपॉन परमेबिलिटी K2, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है? ये इंटू 1, L इंटू 1, वही है क्रॉस सेक्शन एरिया L इंटू 1। फिर अगर H3 की बात किया जाए, H3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू T3 अपॉन K3 इंटू L इंटू 1, यही हो जाएगा। लेंथ इंटू अंदर की साइड 1, वही तो क्रॉस सेक्शन मिलेगा उसको पूरा। क्लियर है यहाँ तक?
उसके बाद टोटल हेड इक्वल टू कर देते हैं, टोटल हेड इक्वल टू, तो टोटल हेड कितना हो जाएगा, H इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3, हेड H1 प्लस H2 प्लस H3। यहाँ से पानी यहाँ तक निकलने में यहाँ पे हेड कितना रहा होगा, यहाँ से निकलेगा तो H1 पे आ जाएगा हेड, फिर यहाँ से पानी यहाँ ट्रेवल करेगा तो यहाँ पे हेड H2 पे रहा होगा, यहाँ से पानी नीचे आएगा तो यहाँ पे हेड कितना रहा होगा, H3 पे रहा होगा। क्लियर है, क्लियर है ना। और डिस्चार्ज तो सेम रहने वाला है, वही जितना पानी यहाँ से अंदर घुसेगा उतना ही पानी यहाँ से निकलेगा, जितना पानी फिर इसमें एंटर किया उतना ही पानी इसमें निकलेगा, जितना पानी इसमें एंटर किया उतना ही पानी उसमें निकलेगा। ये चीज़ एकदम याद रखना है कि पैरेलल में क्या हो जाएगा, कौन सेम रहेगा, डिस्चार्ज रहेगा तो कौन सेम अगर हमारा जो स्ट्रेटिफाइड बेडिंग सॉइल है वो पैरेलल टू द वाटर फ्लो है, पैरेलल टू द वाटर फ्लो है, तो क्या सेम रहने वाला है, हेड सेम रहने वाला है या डिस्चार्ज सेम रहने वाला है। एग्जाम में पूछा है तो क्या सेम रहेगा, इसमें हेड सेम रहेगा। और जब सॉइल के परपेंडिकुलर, जब स्ट्रेटिफाइड सॉइल के परपेंडिकुलर वाटर का फ्लो है तो क्या सेम रहेगा, डिस्चार्ज सेम रहेगा। ठीक है, इन्वायरमेंट में भी ये काम आएगा, FM में भी काम आएगा, कहीं से भी सवाल इसका पूछ लेता है। तो इसको देख लीजिए, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू Q इंटू टोटल थिकनेस T1 प्लस T2 प्लस T3, यही हो जाएगा। टोटल थिकनेस वही हो जाएगा ना, Q इज इक्वल टू पानी का फ्लो कितना है इसमें, T1 प्लस T2 प्लस T3 है, अगर इक्वलेंट हेड निकाल रहे हैं तो। ठीक है, और नीचे K इंटू एरिया, एरिया क्या हो जाएगा उसका, लेंथ इंटू 1, तो L इज इक्वल टू, इसमें लिखेंगे तो Q इंटू T1 अपॉन K1 L प्लस Q इंटू T2 अपॉन K2 L प्लस Q इंटू T3 अपॉन K3 इंटू L। अब देखिए क्या क्या कॉमन है, क्या क्या कट जाएगा। L सभी में कॉमन है, डिस्चार्ज सभी में कॉमन है, ठीक है, डिस्चार्ज सभी में कॉमन है। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा क्या, हमको क्या निकालना है, K इक्विवेलेंट निकालना है। तो K को इधर भेजिए और बाकी को इधर ले आइए। तो ये कैसे दिखेगा, K को इधर भेजने के बाद इधर दिखेगा T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन, ये क्या दिखेगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, K वर्टिकल, और जनरली इसको क्या बोल देते हैं, K हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जनरली बोल दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये पैरेलल है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर सॉइल को हम लोग ऐसा रख दें तो वो अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। जनरली इन केस हमारे बुक में K हॉरिजॉन्टल वैसा लिखा रहेगा, K वर्टिकल ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसमें से एक चीज़ याद रखेंगे, K वर्टिकल और K हॉरिजॉन्टल में कौन ज़्यादा होगा, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से सवाल आता ही आता है हर साल, ESE में भी आएगा, प्रीवियस ईयर बनाएंगे तो। हाँ, वर्टिकल वाला परपेंडिकुलर है।
मैं क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, इसको बनाइएगा और नोट में अपने घर में जाके इसको लिखिएगा, ठीक है। अपने नोट में इसको घर पे जाके लिखिएगा, लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है। एक क्वेश्चन है, आया होगा ग्रुप में, देखिएगा। क्वेश्चन पढ़ो, देख लीजिए, आया होगा मोबाइल में। ऑनलाइन वाले लिख लिए? ऑनलाइन, ठीक है। क्वेश्चन आया होगा ग्रुप में, अ स्ट्रेटिफाइड सॉइल डिपॉजिट हैज 3 लेयर ऑफ थिकनेस Z1 इक्वल टू 4, Z2 इज इक्वल टू 1, Z3 इक्वल टू 2 यूनिट एंड द करस्पॉन्डिंग परमेबिलिटी ऑफ K1 इज इक्वल टू 2, K2 इक्वल टू 1, K3 इक्वल टू 4 रिस्पेक्टिवली। द एवरेज परमेबिलिटी परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन, द एवरेज परमेबिलिटी perpendicular to the bedding, the average permeability perpendicular to the bedding। इसमें लिख लीजिएगा also calculate the horizontal permeability, ऑल्सो कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी, इसी में ऐड करना है ऑल्सो कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी। हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सॉइल लेयर है, स्ट्रेटिफाइड सॉइल लेयर है, हाँ वही तो समझना है। तो हमारे पास एक स्ट्रेटिफाइड सॉइल है, इसमें 3 लेयर में दिया हुआ है, इसका जो थिकनेस है वो 4 यूनिट दिया हुआ है, इसका जो थिकनेस है वो 1 यूनिट दिया है, इसका जो थिकनेस है वो 2 यूनिट दिया हुआ है। इसका जो K है वो दिया हुआ है 2, इसका जो K है वो दिया हुआ है 1 और इसका जो K है वो दिया हुआ है 4। लेंथ वगैरह नहीं दिया है, उसका ज़रूरत भी नहीं है, हमको फॉर्मूला याद है। अब निकालना है, निकालना क्या है, द एवरेज परमेबिलिटी परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन, परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन, यहाँ से निकालना है, यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो K एवरेज निकालना है, K वर्टिकल निकालना है और इसमें ऐड कर लीजिएगा आल्सो कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल K। हाँ, अब सेम है, या तो फॉर्मूला से बनाइए या तो कॉन्सेप्ट यूज़ करिए। हाँ, बी आंसर 5, आंसर 2 आ रहा है क्या? चलिए देखिए, बना लीजिए। हाँ, 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ज़्यादा लोग का 2 आ रहा है। तो देख लेते हैं K वर्टिकल में हम लोग क्या फार्मूला लिखते हैं, T1 प्लस T2 प्लस K हॉरिजॉन्टल भी निकालिए, K हॉरिजॉन्टल भी निकालिए, T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 इज इक्वल टू T1 का वैल्यू है 4 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 4 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 4, यही है। अब इसमें ऊपर में क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 और नीचे में कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस 1 प्लस 0.5, 7 अपॉन 3.5 इज इक्वल टू 2। K हॉरिजॉन्टल बताइए। हाँ, 2.42। इसका K1 H1 प्लस K2 H2 प्लस K3 H3। देखिए नाम कहीं पे H1 दिया है, कहीं पे Z1 दिया है, कहीं पे T1 दिया है, तो नाम से समझ जाना है ना कि ये थिकनेस का वर्ड है। H दिया है उसका मतलब हेड का बात नहीं कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम जगह पे H का मतलब हेड का बात होगा, लेकिन परमेबिलिटी निकालना है तो परमेबिलिटी निकालना है तो H का वैल्यू दिया है मतलब हेड का वैल्यू नहीं
उसका थिकनेस का वैल्यू दिया है। ये T1 प्लस T2 प्लस T3, तो इसमें कितना वैल्यू आ रहा था, K1 इंटू H1 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 अपॉन 7, तो 8 प्लस 1 प्लस 8 अपॉन 7 इक्वल टू 16 17 अपॉन 7, 7 से कम 7 दूनी 14 और बचा 3 7 चौको 28, 2.4 और 2 7 21, 2.43 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, हमेशा ऑलवेज हर जगह पे K हॉरिजॉन्टल इज ग्रेटर देन K वर्टिकल। K हॉरिजॉन्टल हाँ इज इक्वल टू K वर्टिकल, हमेशा ऑलवेज स्टार करके लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा है कि किसका वैल्यू ज़्यादा होता है, K हॉरिजॉन्टल। K हॉरिजॉन्टल मतलब कि पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन। हाँ आया है कई बार आया है K हॉरिजॉन्टल। इसका रेशियो भी पूछा है कई बार, रेशियो पूछा है या दोनों में कौन ज़्यादा होता है, तो इसको K हॉरिजॉन्टल ज़्यादा होता है या K वर्टिकल ज़्यादा होता है ये नहीं पूछेगा, पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन ज़्यादा होता है कि परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन ज़्यादा होता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया K। अब देखिए एक हॉरिजॉन्टल हो गया K, एक K क्या हो जाएगा, ये K वर्टिकल, और एक ये कौन सा है क्या, K हॉरिजॉन्टल, इसका एक इक्विवेलेंट K रहेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट K इसमें हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं K1 इंटू K2, लिख लीजिए K इक्विवेलेंट इक्वल टू KH, मतलब कि एक तो डायरेक्शन में ऐसा है और एक तो डायरेक्शन में ऐसा है, तो इसका जो परिमाण होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, तो वो इतना होगा, इसका स्क्वायर रूट के बराबर, K1 इंटू K वर्टिकल और K हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर रूट के बराबर, K इक्विवेलेंट इक्वल टू, आपको दिया रहेगा हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी इतना और वर्टिकल परमेबिलिटी इतना, तो K इक्विवेलेंट निकालना है, तो इसमें भी K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ उसको बनाइएगा। 2.2 हाँ ठीक है, अब कैलकुलेट कर लीजिए, आसान तो है, K हॉरिजॉन्टल K वर्टिकल। क्वेश्चन भेजा हूँ, हाँ उतना ठीक है, उतना में आ जाएगा, उतना में आंसर मैच कराना है। एक क्वेश्चन है जिसमें ए सॉइल डिपॉजिट हैज़ 3 लेयर हैविंग सेम थिकनेस each but the permeability of the layer are in the ratio of 1:2:4 from top to bottom. What is the ratio of average permeability in the horizontal direction that in the vertical direction?
देखिए देखिए K1 K2 और K3 का रेशियो कितना दिया हुआ है? K1 इक्वल टू 1, K2 इक्वल टू 4 दिया हुआ है। हाँ, T1 इज इक्वल टू 1 दिया है, T2 इज इक्वल टू 1 दिया है, सेम दिया है। इन लोग का जो रेशियो है 1 1 1 1 1 का है। ठीक है, अब निकालना है K1 और K वर्टिकल और K हॉरिजॉन्टल का रेशियो निकालना है। हाँ, इसको बनाइए, फिर क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। बन जाएगा? जो क्वेश्चन है ना उसको नोट में लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, घर पे जाके उसको नोट करते हुए जाइएगा। इसके बाद ये टेम्परेचर वाला नहीं किए थे, इसको कर लेते हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन और भेजा हूँ, उन दोनों को बनाइएगा। ट्राई करिए, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या क्या है। एक क्वेश्चन है, ये तो लेयर वाला हो गया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ लीजिए फिर उसको सॉल्व करिएगा, समय मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट ऑफ percolating fluid are reduced to 70% and 90% respectively, other thing being constant, the change in coefficient of permeability। तो change in coefficient of permeability को देखिए विस्कोसिटी और यूनिट वेट के साथ कैसे चेंज होता है। तो परमेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CD10 का स्क्वायर इंटू गामा डब्लू अपॉन म्यू ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई। के का एक फॉर्मूला होता है जिसमें विस्कोसिटी और म्यू के साथ ये वेरिएबल होता है। तो इसमें बोल रहा है कि विस्कोसिटी और के चेंज हो रहा है, बाकी चीज़ सेम हो रहा है। ठीक है, मतलब कि गामा डब्लू और म्यू टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है और बाकी सब चीज़ क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो कांस्टेंट रह रहा है उसको मतलब मान के चलते हैं कि कांस्टेंट, बाकी सब कांस्टेंट, उसको ABCD कुछ से भी शो कर सकते हैं। तो जो गामा डब्लू है वो हमारा 70% रिड्यूस हुआ और जो म्यू है वो 90% रिड्यूस हुआ। द विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट, द विस्कोसिटी, हाँ यूनिट वेट और विस्कोसिटी, जो यूनिट वेट है वो 90% रिड्यूस हुआ और जो ये विस्कोसिटी है वो 70% रिड्यूस हुआ। ठीक है, 70% रिड्यूस हुआ। तो परमेबिलिटी कितना रिड्यूस होगा या कितना बढ़ेगा? जो के है, अब जो नया के है के न्यू, वो बढ़ेगा या घटेगा, और बढ़ेगा या घटेगा तो कितना % बढ़ेगा या घटेगा, यहाँ पे फॉर्मूला में फिट करके हमको बनाना है। एक सवाल ये हो गया और एक सवाल है थ्योरी का है, उसे याद रखना है आपको, उसको रटना है।
जो अगला सवाल है कि ग्रेवल का के कितना होता है, क्ले का कितना होता है, लोइस का कितना होगा, होमोजीनियस क्ले का कितना होगा। बनाइए ना। ठीक है, तीनों सवाल बन गया क्या? तीनों बनाइए ना, फिर तीनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ, तीनों बनाइए, एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक, देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। रेशियो वाला बन गया। इसका जो रेशियो वाला था, के वर्टिकल और के हॉरिजॉन्टल, ये बन गया, सभी का बन गया कि बताने का ज़रूरत है? बन गया। हाँ, दूसरा, हाँ वही होगा, 4900 रेशियो 7, 36, इसका यही है ना। हाँ, दूसरा को बताइए इसका। ड्यू टू टेम्परेचर राइज द चेंज इन द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी विल बी, कितना परसेंट चेंज हो रहा है? पहले इतना था, अब देखिए के न्यू क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी हो गया 90% और ये 70% डाउन, और ये 70%, तो दोनों को कर देंगे तो कितना परसेंट डाउन हो जाएगा ये? सेवन, ये बन गया। क्या बोल रहा है? ये रिड्यूस टू 70% और ये रिड्यूस टू 90%। द राइज इन टेम्परेचर, द विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट ऑफ परकोलेटिंग फ्लूइड आर रिड्यूस टू 70% एंड 90%। विस्कोसिटी कितना? 70% कम हुआ और
जो विस्कोसिटी है वो 90% हो गया, ठीक है, ये 90% हो गया और ये 70% हो गया। तो देख लीजिए 70% हो गया और ये 90% हो गया, तो कितना हो जाएगा इसका जो फॉर्मूला में अगर 0.9 90% हो गया और ये 70% हो गया, 0.7 इंटू म्यू, बाकी चीज़ है कांस्टेंट। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 1 जा 7, फिर 2 बचेगा, 1.3 के अप्रोक्स बचेगा, बाकी चीज़ें हैं कांस्टेंट, ठीक है। इतना हुआ। अब बोला है कितना परसेंट चेंज हुआ, कितना परसेंट चेंज हुआ, ये 1.3 एग्जैक्ट नहीं आएगा, कितना आएगा 7 2 जा 1.28 आएगा, ठीक है 1.28। अब कितना परसेंट चेंज हुआ बोल रहा है, तो कितना परसेंट चेंज हुआ, पहले कितना था इतना, गामा डब्लू अपॉन म्यू, अब कितना हो गया 1.28 गामा डब्लू अपॉन म्यू, ठीक है, अब इतना हो गया। और पहले कितना था उसके रिस्पेक्ट में हमको देखना है, गामा डब्लू अपॉन म्यू, तो कॉमन ओमन निकाल के बचेगा ये 0.28%। इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, हाँ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये 28% इंक्रीज होगा ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बन गया ऑनलाइन में। इसको सॉल्व करने से 49 आएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, उसको कर लीजिएगा, आसान है, फॉर्मूला में वैल्यू रखना है बस, ठीक है ना, सॉल्व कर लीजिएगा जो भी आएगा। सॉल्यूशन ये इसी में भी दिया होगा इसको, ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करते हैं, आसान है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे, पहले कितना था गामा डब्लू बाई म्यू, अभी कितना हो गया, कितना 1.28, तो 1.28 ज़्यादा है कि 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है कि 1.28 ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो अभी इतना वैल्यू आ गया, तो ये बढ़ा, अगर ये 1 से कम रहता, ये 70 रहता और ये 90 रहता तो वो घट जाता, 1 से कम आता तो घट जाता, ऐसे पता चलेगा वो। इसके बाद इसी में लिखेगा परमेबिलिटी में ही कुछ सॉइल का टाइप्स आता है, एक्वीफर, इसी में आता है परमेबिलिटी में इतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। इसके बाद हेडिंग डालेंगे वेल हाइड्रोलिक्स, इसके बाद हेडिंग डालेंगे वेल हाइड्रोलिक्स, वेल हाइड्रोलिक्स, इसके बाद हेडिंग डालेंगे वेल हाइड्रोलिक्स, फिर कल सीपेज पढ़ेंगे और इफेक्टिव स्ट्रेस पढ़ेंगे, तो कल का भी इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी हेडिंग डालेंगे वेल हाइड्रोलिक्स, चलिए वेल हाइड्रोलिक्स पढ़ने से पहले उसमें जो टर्म्स आते हैं एक्वीफर और एक्विटार्ड, वेल हाइड्रोलिक्स मतलब कि पानी, वेल मतलब कि कुआं हो गया ना, वेल मतलब कि कोई भी सुरंग टाइप का हो गया जहाँ तक हम लोग पानी तक पहुँच सकें, ठीक है, कोई भी सुरंग जैसा जहाँ हम पानी तक पहुँच सकें या जिस पे पानी हम डाल के उसको यूज कर सकें, ठीक है। तो वेल हाइड्रोलिक्स हेडिंग डालेंगे, इसमें जब हम वेल करेंगे, जब हम कुआं बनाएंगे, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड लेवल से जब हम लोग वेल बनाएंगे कुछ भी 300 मीटर 400 मीटर कुछ भी, ठीक है, 200 फीट 300 फीट नीचे है, 300 फीट नीचे है,
तो 300 फीट जब हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ का जो सॉइल होगा, यहाँ पे वाटर टेबल आ रहा होगा चाहे नहीं आ रहा होगा, मान के चलिए यहाँ पे वाटर आ गया, ये वाटर टेबल आ गया हमारा, ठीक है, ये वाटर टेबल आ गया। तो यहाँ पे जो सॉइल होगा, ये सॉइल क्या क्या हो सकता है, ये सॉइल हो सकता है ग्रेवल। देखेंगे किसी का कुआं खुदा होगा तो अगर आप लोग है तो, किसी का में मुरम रहता है नीचे, किसी का में चिकनी मिट्टी रहता है, किसी का में पत्थर रहता है, किसी का में सिल्ट रहता है। तो यहाँ पे जो नीचे है वो ग्रेवल हो सकता है, या सैंड हो सकता है, या सिल्ट हो सकता है, या तो क्ले हो सकता है, या तो रॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। ग्रेवल हो सकता है, सैंड हो सकता है, सिल्ट हो सकता है, क्ले हो सकता है, या तो रॉक हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे नीचे वाटर टेबल है, यहाँ से हम पानी निकाल रहे हैं, यहाँ से पानी निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से वेल से हम लोग वाटर निकाल रहे हैं। तो पानी निकाल रहे हैं तो किसी का कुआं देखेंगे जल्दी भर जाता है, पानी ख़त्म होने के बाद पानी कुआं को मतलब सफाई करते हैं तो उससे से पूरा पानी निकालते हैं। तो किसी का कुआं देखिएगा तुरंत भर जाता है आधा घंटा में, किसी का 1-2 दिन लगता है, ठीक है। किसी का पानी को खाली कर देते हैं तो बरसात का पानी से भरता है, पूरा पत्थर रहता है तो, ठीक है, पत्थर रहता है तो वो लोग खाली तो कर दिए कुआं का सफाई करने के लिए, फिर वो किस पे डिपेंडेंट रहेगा, पूरा बारिश के पानी पे। बारिश का पानी आएगा तभी वो भरेगा, उसको यूज़ करेंगे, फिर वो निकालेंगे। तो इस टाइप का अलग अलग केस हमारे पास हो सकता है। तो नीचे पे हमारे पास वहाँ पे जो वेल है, वेल में जो सॉइल है, यहाँ पे जो सॉइल हमको मिल रहा है वो सॉइल किस टाइप का है उस पर डिपेंड करेगा, उसका हमको उसका नामकरण उसके हिसाब से हमको करना है। तो उसी में से एक आता है एक्वीफर। एक्वीफर, एक्वीफर हेडिंग डालेंगे एक्वीफर, एक्वीफर। एक्वीफर में देखिए पहला हेडिंग डालेंगे एक्वीफर, ठीक है। एक्वीफर हमारा एक टाइप का है सॉइल, ठीक है, मतलब जब हम कुआं बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी हमारे पास वेल बना रहे हैं, कोई भी वेल बना रहे हैं, तो उस वेल में जब हमारा नीचे का लेयर है तो ये पानी को होल्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है। वाटर टेबल के पास है तो उसमें से पानी निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, ठीक है, ठीक है। और पानी डालेंगे तो पानी को पानी नीचे जा सकता है कि नहीं जा सकता है, सीपेज हो सकता है कि नहीं, ग्रेविटी के मतलब ग्रेविटी के थ्रू वो पास हो सकता है कि नहीं, वो सब चीज़ में से क्या क्या प्रॉपर्टी इसके पास है, वो सब चीज़ों में से क्या क्या प्रॉपर्टी इसके पास है, उसके हिसाब से इसका नामकरण किया गया है। तो पहला है एक्वीफर, ठीक है, पहला है एक्वीफर। तो एक्वीफर में क्या होता है, यहाँ से हम पानी एक्सर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से हम पानी एक्सर्ट भी कर सकते हैं, और पानी परमेबियल भी होता है, वेल परमेबियल भी होता है, परमेबियल होता है, ये परमेबल होता है, परमेबल होता है। हाँ एक्वीफर,
एक्वीफर को शॉर्ट भाषा में हम समझें तो क्या होता है, ग्राउंड लेवल के नीचे, ग्राउंड लेवल के नीचे का लेयर, ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के नीचे का लेयर, ठीक है, ग्राउंड लेवल के नीचे का लेयर, ग्राउंड लेवल के नीचे का लेयर जो वाटर को होल्ड कर सके, जो वाटर को होल्ड कर सके और जिसमें से हम वाटर को निकाल के यूज़ कर सकें, ठीक है। एक्वीफर वह स्ट्रक्चर होता है या फिर वेल हाइड्रोलिक्स का वह पार्ट होता है एक्वीफर जिसमें ग्राउंड वाटर के नीचे का लेयर, ग्राउंड वाटर के नीचे का लेयर, ग्राउंड वाटर के नीचे का वह लेयर जिसमें से हम पानी को निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसमें से पानी को निकाल सकते हैं और पानी को होल्ड करने का कैपेसिटी होता है, जिसके पास पानी को होल्ड करने का कैपेसिटी होता है और पानी को निकाल भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि पानी डाल रहे हो पानी पूरा का पूरा नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वह लेयर जो पानी को होल्ड करे और पानी को निकाल भी सकते हैं, ठीक है। जैसे कुआं हो गया, कुआं का लेयर हो गया, तो कुआं या फिर बोर दो टाइप का होता है, एक तो पत्थर छेद के निकालेंगे या तो पत्थर के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो वाटर टेबल पत्थर के नीचे भी आ सकते हैं और पत्थर के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो जनरली बोरिंग करते हैं, तो बोरिंग करते हैं तो पत्थर के नीचे वाला पोर्शन का पानी को लेते हैं, और जनरली हम लोग कुआं लेते हैं तो पत्थर को नहीं खोद पाता है, इसलिए ऊपर के लेयर में जो पहला वाटर टेबल मिलता है उसको ले लेते हैं। तो हमारे पास ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये ग्राउंड लेवल हो गया। ग्राउंड लेवल के जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, ग्राउंड लेवल के जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, हमको यहाँ पे वाटर टेबल मिल गया, ये शो करता है वाटर को, ये शो करता है, ऐसे मैं कर दूंगा तो समझ आइएगा कि ये वाटर को शो कर रहा है। तो यहाँ पे मिल गया हमको वाटर, और वाटर को होल्ड किया है, उसके नीचे ये डिपोजिशन है जो भी है, यहाँ पे रॉक है मान के चलिए, फिर यहाँ पे रॉक आ गया, फिर यहाँ पे वाटर आ गया, फिर ये भी रॉक हो गया। समझ पा रहे हैं? हम लोग बोर करा रहे हैं तो आया, थोड़ा सा पानी निकला, उसके बाद पत्थर आ गया, फिर पत्थर आ गया, पत्थर को फिर छेदा, फिर पानी बहुत सारा निकला, फिर हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन उसके नीचे भी पत्थर रहा होगा, ठीक। तो ये लेयर हो गया, ये वाटर टेबल हो गया। फिर वाटर टेबल के नीचे जाएंगे तो एक रॉक आ गया, रॉक आ गया, रॉक आ गया। तो ये रॉक जो है इसके मतलब कहीं पे पत्थर होगा, कहीं पे मोरम होगा, कहीं पे कुछ होगा, ठीक है। तो एक लेयर ये हो गया, फिर इसके नीचे फिर वाटर आ गया, ये रॉक हो गया, ये रॉक का लेयर हो गया, ये भी रॉक का लेयर हो गया, और यहाँ पे कुछ सिल्ट बेल्ट के साथ पानी हमारा आ गया, ठीक है। तो एक्वीफर क्या होता है, वह लेयर जहाँ से हम पानी को निकाल भी सकते हैं और जो परमेबल होता है और पानी को होल्ड कर सकते हैं। तो पानी को होल्ड करने का कैपेसिटी, वाटर को होल्ड करने का कैपेसिटी और पानी को होल्ड करने का कैपेसिटी, पानी को होल्ड करने का कैपेसिटी और परमेबल लेयर, परमेबल लेयर, परमिएबल लेयर, परमिएबल लेयर एंड पानी का होल्ड करने का कैपेसिटी हो, उसे हम एक्वीफर कहते हैं। अंडरग्राउंड का वह लेयर, अंडरग्राउंड का वह लेयर, हिंदी में लिख रहे हैं ना, इंग्लिश में आपको अलग अलग टाइप का स्टेटमेंट दिखेगा, जो समझे उसको लिखेंगे। अंडरग्राउंड का वह लेयर, ग्राउंड लेयर, ग्राउंड लेवल का वह अंदर का वह लेयर, ग्राउंड लेवल का वह लेयर अंदर का, ठीक है। अंडरग्राउंड लेयर जो वाटर को होल्ड करे और परमिएबल हो, वाटर को होल्ड करने का कैपेसिटी हो और परमिएबल हो, वाटर को होल्ड करने का कैपेसिटी हो और परमिएबल हो, उसको एक्वीफर कहते हैं। वाटर को होल्ड करने का कैपेसिटी हो और परमिएबल हो, ठीक है, तब तो इधर का पानी ऊपर निकलेगा, परमिएबल होगा तो सीपेज वगैरह अच्छे से होगा, वो होगा एक्वीफर। वाटर को होल्ड करने का और होल्ड करके वाटर को हम लोग एग्जर्ट कर सकें, ठीक है, वाटर को वहाँ से हम लोग अच्छे से मतलब ठीक ठाक अमाउंट में एग्जर्ट कर सकें, ठीक है, वाटर को हम लोग अच्छे से एग्जर्ट कर सकें, वाटर को एग्जर्ट करके यूज़ कर सकें, एक लाइन लिख सकें उसी में ऐसा करके वाटर एग्जर्ट करके वाटर यूज़ कर सकते हैं, वाटर एग्जर्ट करके वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो सॉइल का जो कैटेगरी है, इसमें से इन चारों पांचों में से कौन सा पार्ट होगा जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगा। कुआं को एज्यूम करिए कि किस टाइप का कुआं होगा जिसमें पानी भी होगा और पानी जल्दी से वो होगा, मतलब आ जाएगा, हाँ, ग्रेवल टाइप का होगा या सैंड होगा, ठीक है, ठीक है। तो ग्रेवल टाइप का होगा या सैंड होगा, जो बड़ा पार्टिकल है जिसका परमेबिलिटी अच्छा है, जिसका परमेबिलिटी अच्छा है वहीं पे पानी जल्दी से आ जाएगा, जिसका कुआं खाली करेंगे और पानी जल्दी से आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा सैंड, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा सैंड, इसका
इसका एग्जांपल में लिख लीजिएगा सैंड, सैंड का लेयर होगा तो एक्वीफर होगा। तो एक्वीफर में समझ गए ना, एक्वीफर जो पानी को होल्ड कर सके और जिसकी परमेबिलिटी अच्छी हो, ठीक है, और जिसको हम लोग यूज कर सकें जिस पानी को, तो वो हो गया हमारा एक्वीफर। फिर एक होता है एक्विटार्ड, एक्विटार्ड, इसमें दो, एक लाइन और लिख लीजिए। एक्वीफर दो टाइप के होते हैं, एक्वीफर दो टाइप के होते हैं, एक्वीफर दो टाइप के होते हैं, एक्वीफर दो टाइप के होते हैं। एक होता है कन्फाइंड एक्वीफर और एक होता है अनकन्फाइंड एक्वीफर। ये दो टाइप का होगा, कन्फाइंड कन्फाइंड एक्वीफर और अनकन्फाइंड। अनकन्फाइंड एक्वीफर, तो कन्फाइंड एक्वीफर अनकन्फाइंड एक्वीफर में क्या हो जाएगा, जो कुआं हो गया, कुआं हो गया और उस कुएं में ग्रेवल आ गया, सैंड आ गया, तो अनकन्फाइंड हो गया। अनकन्फाइंड मतलब कि ऊपर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अंदर है वो कुआं जो है, कुआं ऊपर से ढका तो नहीं रहता है, उस पर वाटर है, वाटर जो निकला वो है, वाटर का कुछ लेवल है, उसके ऊपर फिर आसमान है, हवा है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा अनकन्फाइंड, मतलब कि यहाँ का जो वाटर है, ये जो वाटर लेवल है, ये क्या हो जाएगा अनकन्फाइंड, ठीक है, मतलब कि जिसके नीचे तो रॉक है लेकिन ऊपर से कोई अलग से प्रेशर नहीं लग रहा है, अलग से प्रेशर नहीं लग रहा है, एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंतर्गत है। एक लेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंतर्गत है और दूसरा लेयर में जो भी है उसका रॉक वगैरह जो भी है, जैसा भी है। तो अनकन्फाइंड एक्वीफर में क्या हो जाएगा, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर हो, इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। और कन्फाइंड एक्वीफर मतलब कि दो रॉक के बीच में, कन्फाइंड एक्वीफर मतलब कि हाँ, दो परवियस लेयर के बीच में होगा, ठीक है, जिस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग रहा होगा, ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अनकन्फाइंड मतलब कि, कन्फाइंड मतलब क्या, उसको दबा के रखा गया है, अनकन्फाइंड मतलब कि जिसको दबा के नहीं रखा गया है, ठीक है। तो अनकन्फाइंड में क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको दबा के नहीं रखे हैं, ठीक है, हम लोग अनकन्फाइंड है, खुले हैं, ठीक है, हम लोग को प्रेशर नहीं लग रहा है, हम लोग किसी प्रेशर में नहीं है, ठीक है, तो वो हो जाएगा अनकन्फाइंड। कन्फाइंड मतलब कि ढका हुआ पूरा, उसमें ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर से ज़्यादा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। अनकन्फाइंड में ज़्यादा प्रेशर होगा, ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको दो लेयर के बीच में है ना, एक नाली में पानी बह रहा है और एक पाइप में पानी बह रहा है, एक नाली में पानी बह रहा है, एक पाइप में पानी बह रहा है, ठीक है। तो आपको गाड़ी धोना है, ठीक है, तो नाली का जो पानी बह रहा है उसमें अपना पाइप लगा दिए, नाली में धीरे धीरे पानी बह रहा है, उसमें पाइप उसका पानी को अगर आप बहुत तेज़ी से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं क्या, जो स्पीड से बह रहा है वही स्पीड से बहेगा, उसको रोकेंगे तो वो रुक जाएगा। लेकिन वहीं पाइप का पानी आ रहा है, पाइप का पानी आ रहा है मतलब कि चारों साइड से कन्फाइंड है, प्रेशर के थ्रू आ रहा है, तो उसको रोकेंगे तो बहुत स्पीड से आएगा ना, तो प्रेशर लग रहा है तभी तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा और आप अपना गाड़ी वाड़ी जो भी धोते हैं वो ठीक है। तो प्रेशर के थ्रू आ रहा है, मतलब कि जो लेयर में दबा हुआ है यहाँ का जो वाटर है, ठीक है, परवियस लेयर हो जाएगा यहाँ पे, और ये भी परवियस लेयर हो जाएगा, रॉक हो जाएगा तो वहाँ पे पानी खत्म हो जाएगा, परवियस लेयर। बीच बीच में कहीं पर रॉक हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं है कि, मतलब परवियस लेयर ये भी है, परवियस लेयर के बीच में है, लेकिन इसके ऊपर भी रॉक हो सकता है, इसके नीचे भी रॉक हो सकता है, रॉक हो सकता है, लेकिन जिस पॉइंट पे ये रेस्ट कर रहा है वो जो पॉइंट है वो सैंड एक्वीफर का है, तो मतलब वहाँ पे सैंड है। फिर दूसरा टाइप का जब आ जाएगा सिल्ट, सिल्ट आ जाएगा तो उसको बोलेंगे एक्विटार्ड, ठीक है, एक्विटार्ड। जब सिल्ट आ जाएगा तो एक्विटार्ड हो जाएगा। इसका परमेबिलिटी कैसा होगा, लो परमेबिलिटी, मीडियम लिख लेते हैं,
मीडियम परमेबिलिटी होगा। अगर सिल्ट है जिसका कुआं में सिल्ट है उसका कुआं जल्दी से नहीं भरेगा, उसको खाली करेंगे तो ठीक है, सिल्ट है तो मीडियम परमेबल होगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगा, वाटर को रोक सकता है। एक्विटार्ड, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा सिल्ट, ठीक है, जिसमें टी आ रहा है इसमें भी टी आ रहा है, एग्जाम्पल याद रखेंगे, इसमें भी टी आ रहा है इसमें भी टी आ रहा है। फिर एक होता है एक्वी क्लाउड, इसमें सी आ रहा है तो क्ले में भी सी आता है, इसमें भी एग्जाम्पल याद रखेंगे। होल्डिंग कैपेसिटी एक्वी क्लाउड, इसमें भी सी है, याद रखेंगे। एक्वी क्लाउड में सी होता है और क्ले में भी सी होता है, ठीक है। तो क्ले इम्परमीबल टाइप का होता है, ठीक है, लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, ठीक है। चिकनी मिट्टी है, जैसे हम लोग खेती वेती करते हैं, ठीक है, तो चिकनी मिट्टी रहता है तो वाटर तो रोक लेता है, वाटर अपने पास तो रोकता है तभी तो पौधा वौधा उगता है, लेकिन पानी उसमें से निकलता नहीं है। अंदर अगर वाटर टेबल है तो पानी को वो खींचेगा नहीं, ठीक है, पानी को वो खींचेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इम्परमेबल होगा, एकदम लो परमेबल होगा। इसको इम्परमेबल बोलते हैं, एकदम लो परमेबिलिटी, ठीक है, बहुत लो, वेरी लो परमेबिलिटी। अब देखिए ये तो हम लोग लिख लिए, लेकिन अगर चीज़ों को आप समझे ना तो एग्जाम में आएगा लूज सॉइल, ये सॉइल वो सॉइल, सभी एग्जाम्पल को हम लोग नहीं लिख सकते, लेकिन एग्जाम में जब आएगा क्वेश्चन तो आप लोग अपने एप्टीट्यूड से लगा सकते हो कि लूज सॉइल है और ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्वेश्चन क्या चीज़ पूछना चाह रहा है, ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है उसके हिसाब से आप टिक लगा सकते हैं अगर चीज़ों को समझ गए हैं तो, ठीक है। तो एक्वी क्लाउड हो गया वेरी लो परमेबिलिटी है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। फिर एक्वी क्लाउड के बाद एक्वीफ्यूज फ्यूज से क्या समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं, फ्यूज हो गया, ठीक है, फ्यूज हो गया मतलब कुछ भी नहीं, ना तो वो पानी को रोक पा रहा है, ना तो पानी को वो होल्ड कर पा रहा है, ना तो पानी उसमें से आएगा, ना तो उसमें सीपेज होगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रॉक, ठीक है, चट्टान वाला चीज़ है, तो ना तो वो पानी को अपने पास, उसके ऊपर है लेकिन उसके अंदर तो नहीं है, कोई वर्ड्स कुछ भी नहीं है, तो पानी को होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। वो शेप बना दिए हैं, टंकी टाइप का बना दिए हैं तो अलग बात है, लेकिन वो खुद वाटर को होल्ड नहीं कर सकता है, ठीक है, वाटर को खुद होल्ड नहीं कर सकता है, वाटर उसके ऊपर रहेगा। तो एक्वीफ्यूज ना तो ये परमिएबल होगा, परमिएबिलिटी 0, परमिएबिलिटी में काट दीजिएगा और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में भी काट दीजिएगा, नो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लिख लीजिए। इसमें लिख लीजिएगा एक्वीफ्यूज में नो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एग्जाम्पल में लिखिएगा रॉक, एग्जाम्पल में रॉक। एक्वीफ्यूज मतलब कि फ्यूज, नाम से याद रखिएगा, एक्वीफ्यूज मतलब कि परमेबिलिटी 0 और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 0, दोनों में से कुछ भी नहीं है, इसलिए उसका नाम एक्वीफ्यूज है। फ्यूज है मतलब कुछ भी नहीं है, ना तो उस परमेबल है ना तो वाटर को रोक सकता है। रॉक में पानी नहीं रुकता है, पानी निकल जाता है, वहाँ से बह जाता है, वो पानी को रोक नहीं सकता है ग्रेविटी के अगेंस्ट, जबकि सॉइल रोक सकता है। बहुत कम, हाँ बहुत कम सीपेज होता है उसमें, बहुत कम सीपेज होता है, लेकिन वाटर को रोक के रखता है अपने पास, गीला हो जाता है, अच्छा खासा गीला हो जाता है वो, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे स्पेसिफिक यील्ड,
ये चारों पांचों में से नाम पूछता है या फिर एग्जाम्पल दे देता है, एक्यू क्लाउड का एग्जाम्पल क्या है, क्ले, सैंड, सिल्ट और कुछ भी दे देगा, चार में से एक ठो बताना रहेगा। ठीक है, ऐसा टाइप का आता है एग्जाम में सवाल। एसएससी में ज़्यादा दिखेंगे आपके इसके सवाल। फिर लिखेंगे स्पेसिफिक यील्ड। स्पेसिफिक यील्ड, यील्ड मतलब निकालना। स्पेसिफिक यील्ड में लिखेंगे इट इज़ द रेशियो ऑफ, इट इज़ द रेशियो ऑफ it is the ratio of, it is the ratio of the volume of water, the volume of water, the volume of water that can be drained, the specific yield में लिखेंगे it is the ratio of, it is the ratio of the volume of water that can be drained, that can be drained, that can be drained, that can be drained per unit surface of aquifer, per unit surface, per unit surface of aquifer, per unit surface of aquifer, per unit drop of head, per unit drop of head, per unit drop of head, हाँ देखिए इसका मतलब समझते हैं। स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक यील्ड से पहले यील्ड को समझते हैं। स्पेसिफिक यील्ड से पहले यील्ड को समझते हैं। ड्रॉप ऑफ हेड, देखिए ये हमारे पास वेल है, ये ग्राउंड लेवल, ये हो गया हमारे पास वेल। इसमें वाटर का लेवल होगा कुछ, यहाँ से अगर वाटर टेबल है तो अनकन्फाइंड एक्वीफर है तो यहाँ पे वाटर होगा। तो एक तो वाटर टेबल यहाँ पे होगा जिसके पास ये एक्वीफर है, एक्वीफर नाम दिया है मतलब कि नीचे में क्या है, सैंड है। पानी का जो परमेबिलिटी है वो अच्छा है, पानी को हम लोग अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग पानी जो निकालते हैं, जो वाटर यहाँ से निकालते हैं, वाटर से जो निकलता है यहाँ से वाटर जितना हम लोग निकाल सकते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट है। ग्रेविटी नीचे है, पानी को नीचे बहना चाहिए लेकिन उसमें तो है ऊपर है ना। वाटर टेबल है तो वाटर टेबल है तो वाटर टेबल है और उसमें परमेबिलिटी भी है। जो हमारे पास जो कुआं है, कुआं के पास परमेबिलिटी भी है, तो परमेबिलिटी है तो उसको वाटर के नीचे रहना चाहिए, वो मतलब कि वो सरफेस के नीचे ही रहना चाहिए, उसको नहीं दिखना चाहिए हमको, लेकिन वो दिख रहा है मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट पूरा वाटर हो गया। जितना भी पानी हमको दिख रहा है वो परमेबल है, लेकिन परमेबिलिटी के कारण वो पानी नीचे नहीं जा रहा है, वो ऊपर है।
पानी का लेवल है, ठीक है। तो अगेंस्ट ग्रेविटी हो गया, ग्रेविटी नीचे है लेकिन पानी ग्रेविटी से नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर ही है। तो उस ऊपर वाले पानी को हम लोग कितना निकाल सकते हैं, वो हो गया यील्ड। यहाँ से पानी को हम लोग कितना निकाल सकते हैं, ये हो गया यील्ड। यील्ड मतलब कि कितना पानी हम लोग निकाल रहे हैं या कितना पानी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यही यील्ड को हम लोग देखेंगे कि कितना वॉल्यूम में कितना पानी निकाले, कितना वॉल्यूम में कितना पानी निकाले, ठीक है। इस यील्ड में ये हो गया यील्ड। यील्ड में से अब हम लोग देखेंगे कि कितना वॉल्यूम में हम लोग कितना पानी निकाल रहे हैं, हमारे पास कितना वॉल्यूम है और कितने वॉल्यूम में से हम लोग कितना पानी को निकाल रहे हैं। तो स्पेसिफिक यील्ड एस वाई से शो करते हैं इसको, एस और स्मॉल में वाई, ठीक है। स्पेसिफिक यील्ड तो ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर यील्डिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसका मतलब कि जितना पानी हम लोग वहाँ से निकाल रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर। यहाँ पे इस वाटर टेबल में जितना पानी होगा पूरा को तो हम लोग नहीं निकाल रहे हैं इकट्ठा, पानी से हम लोग खेती कर रहे हैं या कुछ भी सिंचाई कर रहे हैं तो कुछ पानी को निकाल रहे हैं, सभी पानी को तो नहीं निकाल ले रहे हैं इकट्ठा। तो यहाँ पे जितना पानी है जितना पानी में से हम लोग जितना पानी को निकाल लिए वो हो गया हमारा स्पेसिफिक यील्ड। फिर एक होता है स्पेसिफिक रिटेंशन। एक होता है स्पेसिफिक रिटेंशन, जितना पानी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो पानी यूज़ नहीं है, जो पानी नहीं निकल रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो पानी बच रहा है या जो पानी हम लोग नहीं निकाल रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर, ठीक है। स्पेसिफिक यील्ड में लिख लीजिए स्पेसिफिक रिटेंशन, इसमें लिखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर, हाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन अगेंस्ट ग्रेविटी, 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 वॉल्यूम ऑफ वाटर अगेंस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर, हाँ रिटेन अगेंस्ट ग्रेविटी टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर। हाँ इसमें देखिए यील्ड मतलब जितना पानी हम लोग यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक यील्ड मतलब जितना पानी हम लोग निकाल दिए टोटल में से और जितना पानी हमारे पास बचा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इन दोनों को, कुछ पानी निकाले कुछ पानी बचा है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा, तो अगर हम इसको देखें तो स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो कुछ पानी निकाले कुछ पानी बचा हुआ है तो टोटल के बराबर हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल के बराबर हो जाएगा। स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन
फिर एक नीचे लिखेंगे, इसमें से क्वेश्चन आपको दिख जाएगा डायरेक्टली, फार्मूला वाइज दिख जाएगा, ठीक है, कितना पानी निकाल रहे हैं और कितना पानी का वॉल्यूम टोटल हमारे पास है। एक आध क्वेश्चन EAC में दिखेगा, ज़्यादा तो नहीं है। इसका डेफिनेशन पूछ सकता है, इसका डेफिनेशन पूछ सकता है, स्पेसिफिक यील्ड का रेशियो क्या क्या चीज़ का होता है और स्पेसिफिक रिटेंशन का क्या रेशियो होता है। इसके बाद हेडिंग लिखेंगे ट्रांसमिसिबिलिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, SES 2017 में आया था, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, एक हमारे पास कोई भी एक्विफर है या कोई भी वो है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ से हमारा मान के चले वाटर टेबल है, यहाँ से यहाँ तक का कुछ थिकनेस रहा होगा कुआं का, जो भी हमारा एक्विफर है, जो भी हमारा एक्विफर है, ठीक है, जो भी हमारा एक्विफर है, एक्विफर में जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल का कुछ थिकनेस रहा होगा, वाटर लेवल का कुछ थिकनेस रहा होगा कि इतना डेप्थ तक वाटर है, ठीक है। तो ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब कि ट्रांसफ़र, ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब कि ट्रांसफ़र कितना सेकंड में कितना ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब कि ट्रांसफ़र करने का कैपेसिटी कितना है, ट्रांसफ़र करने का कैपेसिटी कितना है। तो इसको हम लोग किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं, कितना मिनट में इतना निकाल सकते हैं पानी, इतना घंटा में इतना पानी निकाल सकते हैं, इतना मिनट में इतना पानी निकाल सकते हैं। तो किस यूनिट से मेज़र किया जा रहा है, टाइम से, ठीक है, किस यूनिट से मेज़र किया जा रहा है, टाइम से। ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब कि ट्रांसफ़र करने का जो कैपेसिटी है उसको हम लोग किस यूनिट से मेज़र कर रहे हैं वो हो जाता है। तो इसको T से शो करते हैं और ये हो जाता है परमेबिलिटी इंटू थिकनेस, परमेबिलिटी इंटू थिकनेस, परमेबिलिटी इंटू थिकनेस। H जो होता है थिकनेस ऑफ द, थिकनेस मतलब कि हाइट या थिकनेस बोलो, जो एक्विफर का थिकनेस है या फिर पानी का जो लेवल है वो है। हाँ, के क्या है, परमेबिलिटी। तो T का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, T का यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कितना एरिया में कितना पानी वो ट्रांसफ़र कर पा रहा है, कितना एरिया में कितना सेकंड में कितना एरिया में वो पानी दे पा रहा है। नहीं, ये मीटर हो जाएगा, उसका मीटर हो जाएगा और इसका मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यूनिट पूछता है या ट्रांसमिसिबिलिटी कैसे निकालते हैं वो, तो परमेबिलिटी और थिकनेस ऑफ द एक्विफर का मल्टीप्लिकेशन ट्रांसमिसिबिलिटी कहलाता है। अब देखिए डिस्चार्ज निकालने पूछता है, एग्ज़ाम में तो हालांकि नहीं बनता है, लंबा चौड़ा फार्मूला रहता है, ठीक है। इस बार भी आया था डिस्चार्ज निकालने के लिए। कन्फाइंड एक्विफर है तो हम लोग डिस्चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, अनकन्फाइंड एक्विफर है तो डिस्चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए कौन सा साइंटिस्ट ने कौन सा फार्मूला दिया है तो उसको समझ लेते हैं। उसका फार्मूला को याद रखिएगा, इम्पेरिकल फार्मूला है, 2017 SES में भी आया था और 2020 SES में भी आया था। 17 SES में नाम पूछा था और 20 SES में न्यूमेरिकल आया था यहाँ से, ठीक है। 2020 SES में न्यूमेरिकल आया था और 2017 में नाम पूछा था कि डिस्चार्ज कौन से थ्योरी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अनकन्फाइंड एक्विफर है, तो अनकन्फाइंड एक्विफर है तो उसको हम लोग थेम्स थ्योरी से निकाल सकते हैं।
दो थ्योरी है, दो एक्वीफर है ना हमारे पास, एक है अनकन्फाइंड और एक होता है कन्फाइंड एक्वीफर। एक होता है अनकन्फाइंड एक्वीफर और एक होता है कन्फाइंड एक्वीफर। तो अनकन्फाइंड एक्वीफर कैसे दिखेगा हमारा, ये यहाँ पे वाटर टेबल हमारा होगा, वाटर टेबल यहाँ पे होगा। अब यहाँ से हमको पानी निकालना है, वाटर टेबल यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से हमको पानी निकालना है, मान के चलिए ये ग्राउंड टेबल हो गया। वाटर टेबल शुरू में ऐसा रहा होगा, अगर वाटर टेबल का लेवल ये है तो ऐसा होगा वाटर टेबल, मतलब उस लाइन में पूरा कहीं भी अगर 400 फीट में पानी आ रहा है, हम लोग घर में बोरिंग वगैरह करवाते हैं तो दिखवाते हैं ना कि कहाँ पे पानी आएगा, कहाँ पे पानी आएगा, तो एक लाइन से चलता है, यहाँ पे आएगा बोलेगा, चाहे यहाँ पे आएगा चाहे वहाँ पे। तो उस लाइन में अगर आप देखेंगे, उस लाइन में अगर आप देखेंगे तो उस लाइन पे कहीं भी आप देखेंगे तो कहीं पे भी वो आपको दिखेगा। लेकिन इसको आप यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो वो चीज़ अलग लेवल पे आएगा, वो अलग अलग लेवल पे आएगा। तो मैं इस लेवल पे देखूंगा, इस लेवल पे देखूंगा तो मेरा वाटर टेबल ये लेवल पे चल रहा है। इसमें देखूंगा तो इस लाइन में पूरा हमारा 100 फीट में पानी है, ठीक है, इस लाइन में पूरा 100 फीट में पानी है। तो यहाँ से जब हम लोग डिस्चार्ज करेंगे, यहाँ से जब हम लोग पानी को निकालेंगे, यहाँ से जब हम लोग डिस्चार्ज करेंगे, वाटर को निकालेंगे, तो वाटर सबसे ज़्यादा यहाँ से निकलेगा। वाटर का जो लेवल है यहाँ से डाउन होगा सबसे ज़्यादा, फिर पानी यहाँ से खींचेगा, वहाँ से खींचेगा, यहाँ से डाउन होता जाएगा। तो जो वाटर है वो इस प्रकार से डाउन होगा, जो वाटर का लेवल है ऐसे ही डाउन होगा। पानी हम लोग का बोर होता है तो गर्मी के दिन में सूखता है, 1-2 घंटा चला दिए उसके बाद सूख जाता है, फिर थोड़ा देर के बाद फिर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से पूरा का पानी खींचा, लेकिन सब पानी को तो नहीं खींचता है। यहाँ से पानी खींचा, हमारा पाइपलाइन यहाँ तक गया है, फिर पानी नहीं आता है, फिर वाटर टेबल इसके नीचे तो है पूरा। तो यहाँ तक हमारा पाइप का लेंथ है, तो यहाँ तक पानी आया, उसके बाद अगले साल पाइप बढ़ाएंगे या तो अब पानी को यूज़ नहीं कर पाएंगे, कल यूज़ करेंगे। तो क्या होता है, यहाँ तक पानी हम लोग खींच लिए, फिर थोड़ा देर के बाद फिर ये भरना चालू हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जो डिस्चार्ज निकालते हैं उसको हमको मेज़र करना है। यहाँ से जो डिस्चार्ज निकालते हैं, जो पंपिंग इन टेस्ट और पंपिंग आउट टेस्ट करते थे ना, परमेबिलिटी निकालते थे, उसी टाइप का है। वही सब फार्मूला से हम लोग को डिस्चार्ज निकालना है, वही सब फार्मूला से हमको डिस्चार्ज निकालना है कि यहाँ से हम लोग का क्या डिस्चार्ज हो सकता है। तो वाटर का जो लेवल है, जो डाउनफॉल जाएगा वाटर का लेवल, इस प्रकार से रेडियस बनाएगा गोला पूरा लेवल में, इस प्रकार से लेवल बनाएगा, इस प्रकार से लेवल बनाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। वहाँ से डिस्चार्ज अगर हमको निकालना है तो एक आध फार्मूला देख लीजिए, ठीक है, समझ लेते हैं कैसे कैसे किसको किसको क्या लिखते हैं। बस एक फार्मूला लिखते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना नहीं आता है। तो यहाँ से डिस्चार्ज का एक फार्मूला लिखते हैं, उसको पूरा मैं डील कर देता हूँ कि किसको किसको क्या क्या नाम देंगे। K इंटू पाई, H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर अपॉन 2.303। ये है तो लॉग भी लगेगा, जाहिर सा बात है, 2.303 है तो लॉग भी लगेगा, लॉग R2 माइनस R1, R2 अपॉन R1। अब देखते हैं R1 और R2 क्या क्या है।
ये जो वाटर टेबल है इसके नीचे पूरा पानी होगा, इसके नीचे पूरा पानी होगा। कहीं पे यहाँ पे कहीं पे मान के चलिए रॉक है, ठीक है, पानी ले रहे हैं, यहाँ पे नीचे में उसका लेवल आ गया रॉक, इम्परवियस लेयर, इम्परवियस लेयर। तो इस इम्परवियस लेयर और वाटर टेबल के बीच में पूरा पानी भरा हुआ है। इम्परवियस लेयर और वाटर टेबल के बीच में हमारा क्या भरा हुआ है? पूरा पानी भरा हुआ है। तो पूरा पानी भरा हुआ है, तो इसको हम मेज़र करते हैं। इस पॉइंट पे हम देखेंगे, इस पॉइंट पे पानी का लेवल देखेंगे। जो ये H1 है, ये जो H1 है, ठीक है, ये जो H1 है, ये इम्परवियस लेयर से इस पॉइंट का, यहाँ से जो सेंटर है, जो ट्यूब का सेंटर है, वहाँ से R1 डिस्टेंस पे, ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, सेंटर से R1 रेडियस पे हमारा पानी का हाइट पहुँच गया है H1, ठीक है। फिर यहाँ से H2 डिस्टेंस पे अगर हम देखें, जहाँ पे हमारा जो R2 डिस्टेंस पे अगर हम देखें, यहाँ से R2 डिस्टेंस पे हम देखें, तो हमारा पानी का लेवल कहाँ पे है? H2 हाइट का है। तो यहाँ पे H1 क्या है? H1 इस जो जहाँ से हम पानी निकाल रहे हैं, जो हमारा ट्यूब है, ट्यूब से R1 डिस्टेंस पे वाटर का हाइट, ट्यूब से R2 डिस्टेंस पे वाटर का हाइट, ये है H1 और ये है H2। ये है फॉर्मूला में फिट करना है। K क्या होगा यहाँ पे? परमेबिलिटी। Q होगा डिस्चार्ज। आपको सब कुछ गिवन रहेगा क्वेश्चन में, फिर बनाना होगा। ये जो फॉर्मूला है इसको थेम्स फार्मूला बोलते हैं, थेम्स फार्मूला। हाँ, इससे सवाल आया था SCS में 2020 में। परमेबिलिटी और वेल हाइड्रोलिक्स ख़त्म हुआ, क्वेश्चन कर लेते हैं। परमेबिलिटी और वेल हाइड्रोलिक्स ख़त्म हुआ है, इसके बाद क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करेंगे आप। कल से सीपेज चालू करेंगे। हाँ हाँ, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, एक दो ठो कर लीजिए। क्वेश्चन आया होगा। SSC JEE का आपसे बन जाएगा ना, ESC का बताने का ज़रूरत होगा, और SSC JEE आपका फार्मूला से बन जाएगा, पूरा जो नोट्स में लिखा हुआ है वहीं से बन जाएगा। हाँ
हाँ तो सीपेज वेलोसिटी निकालना है, कल बताया था ना सीपेज वेलोसिटी वीएस। ए नंबर होगा ना। चलिए बहुत सही है, आसान था। डिस्चार्ज वेलोसिटी दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड, और वाइड रेशियो मतलब कि E का वैल्यू दिया हुआ है 0.5। तो सीपेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज वेलोसिटी मतलब कि V दिया हुआ है, ठीक है। तो सीपेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, V/N। तो Vs इज इक्वल टू V कितना है 5 इंटू 10⁻⁻7, पोरोसिटी कितना हो जाएगा E/1 - E, तो 0.5, हाँ E/1 प्लस E, तो ये 0.33, ठीक है 0.33। तो सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा 5 0.33 1/3 लिख सकते हैं, मतलब कि 15 इंटू 10⁻⁻7 ए ना। आज इतना ही तक करिए, कल से नया देखते हैं सीपेज। हाँ कल से नया देखेंगे सीपेज। बताइए। हाँ सॉइल का इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रहा है तो कंसोलिडेशन बढ़ेगा। पूरा बताइए, कंसोलिडेशन ज़्यादा हो रहा है। तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन बढ़ जाएगा। हेलो, ठीक है आज के, हाँ अच्छा आधा घंटे में आएंगे क्या वापस, मैं बाहर था अभी। किधर आएंगे अभी? हाँ तो इधर मैं मिल जाऊँगा कोल शॉप के पास। हाँ मैं इधर आऊँगा तो उधर ही मैं कॉल करूँगा। हाँ हाँ इफेक्टिव स्ट्रेस का क्या बोल रहे थे, क्या था? इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रहा है। हाँ रेट ऑफ कंसोलिडेशन या कंसोलिडेशन बढ़ रहा है। कंसोलिडेशन ज़्यादा हो रहा है ना, कंसोलिडेटेड सॉइल हो गया वो। हाँ स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन या रेट ऑफ कंसोलिडेशन पूछा था। क्यों स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ कंसोलिडेशन तो बढ़ना चाहिए। और वाटर कंसोलिडेशन क्या होता है, वाटर का रिमूवल, ठीक है वाटर का रिमूवल, तो उसको जितना तेज़ी से आप दबाएंगे उतना तेज़ी से पानी बाहर निकलेगा। वही है, क्या आंसर है? एक बार देख लेना और बताना। कंसोलिडेशन मतलब पानी का निकलना,
इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं मतलब कि सॉइल को और ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। तो सॉइल को जितना कॉम्पैक्ट करेंगे पानी उतना जल्दी जल्दी निकलेगा। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, वो नहीं बनेगा। वो उसमें D60 का वैल्यू देना होता है। ठीक है, आज का है क्या? लेवल वाला चलिए ठीक है। ये समझ नहीं आ रहा सर, प्ले किया हुआ है, प्ले और एक प्ले किया हुआ है और एक यूज किया हुआ है। अच्छा, वो सही लेवल में आने वाला है। हाँ, जिसका आप लोगों का आइडिया है, ये जिसका आप पैरामीटर लिखा है वो तो नॉट लिखे हैं। हाँ नहीं तो इसमें नहीं वो समझ में आया सर, बेटर लेवल में ये आता है, ये प्ले यहाँ पर भी आ रहे हैं और एक प्ले यहाँ पर भी आ रहे हैं।